मोदी की ललकार, पाकिस्तान में हाहाकार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। बर्बरता का हिसाब, जिहादियों को जवाब। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। आत्मा पर हमला, पाकिस्तान से बदला। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मोदी का प्रण, पाक का हुक्का पानी बंद। हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। एक्शन में मोदी, आतंकवाद की सर्जरी। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी का ऐलान, मिट्टी में मिलेगा शैतान। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और जिन्होंने ये सब कुछ किया उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये दो बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही। हालांकि उन्होंने पहले भी कहा कि हमारे और आपके दुख में कोई फर्क नहीं है, हमारे दुख एक जैसे हैं, हमारा आक्रोश एक जैसा है। पहलगाम में जिस तरह की बर्बरता की गई उसके बाद ये स्पष्ट है कि भारत एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पर लगातार विशेषज्ञों से हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि सरकार जो कुछ तय करती है, सेना को जो कुछ बताया जाता है और फिर सेना जो रणनीति बनाती है, वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सचमुच कल्पना से बड़ी क्या चीज़ वो हो सकती है, वो सेना को पता है या उन चिन्हित टीमों को पता है जिन्हें ये कार्य सौंपा जाएगा। इसीलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जिस आक्रोश की हम बात करते हैं, हम जब इन रिलेशंस की बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान अब भी अपनी कई छद्म नीतियों के जरिए, जैसे कि भारत, आप पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो वो कहता है दहशतगर्दी हो रही है कि हमारा पानी रोक दिया गया। हाहाकार, एक सिंधु समझौता जो है उसको आप पता नहीं कितना समझ पा रहे हैं सामान्य तौर पर, लेकिन एक इस निर्णय से पूरे पाकिस्तान को चरमरा कर रख दिया है भारत ने। और आने वाले दिनों में क्या होगा इससे पाकिस्तान और डरा हुआ है। खैर, पाकिस्तान को डराना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है आतंक को जड़ से खत्म करना। आइए इस पर बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल चतुर्वेदी से हम बातचीत करेंगे। अश्विनी भट्ट एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, लगातार इस मसले पर बोल रहे हैं। जनरल चतुर्वेदी, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि रणनीति क्या होगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम कहते हैं कल्पना से बड़ी सजा, इसको आप उस आक्रोश जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा आक्रोश एक जैसा है, वो आक्रोश वाली बात है या भारत एक ऐसी सजा सचमुच देने जा रहा है पाकिस्तान को जो कल्पना से परे हो? प्रवीण जी, जब प्रधानमंत्री एक मंच से बोलते हैं तो उस पे सबको विश्वास करना चाहिए। सजा जरूर मिलेगी। ये घृणित कार्य था, ऐसा कृत्य था जिसकी निंदा भी किसी शब्दों में नहीं की जा सकती। ये केवल लोग जो से जिन्होंने झेला है इस दर्द को वो ही समझ सकते हैं। निहत्तों को, हमारे इनोसेंट टूरिस्ट को इस तरह से, और वो भी इट वाज नॉट आतंकवाद का एक ये कृत्य नहीं है, ये उसके बियॉन्ड है। आप उससे पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है, आप किस धर्म के हैं, और फिर उसको गोली मारता है। ये इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। और इस कृत्य की, इस घृणित कृत्य की पाकिस्तान को सजा सख्त से सख्त मिलेगी, और ये बहुत मल्टी प्रोंग्ड होगी।
कुछ कहा कल सीसीएस की बैठक के बाद ऑलरेडी निर्णय ले लिए जा चुके हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। मैं समझता हूं ये पाकिस्तान को और स्पेशली उनके उस प्रांत को, पंजाब को, बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। उस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, उनकी एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ेगा, उनकी जनजीवन पे प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा जो अटारी बॉर्डर व्यापार पे जरूर थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट पड़ेगा। डिफेंस अटैचीज और ये एम्बेसीज को कम करना, इससे मैं नहीं समझता, लेकिन ये भी एक सिंबॉलिक है कि हम आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, आपको आइसोलेट करना। अब इसके अलावा बहुत कुछ बाकी है। पॉलिटिकल तरीके से भी पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। इकोनॉमी के फील्ड में भी हम देखेंगे कि ये आईएमएफ और वगैरह की दोबारा ग्रे लिस्ट में जाएगा। एक भिखारी देश है जो कि आज अमेरिका के पास कभी कटोरा लेके चला जाता है, कभी चाइना के पास चला जाता है, अपने देश की सम्मान को बेच के ये पैसा कमा रहा है। आपको शायद आज देशवासियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ग्वादर जो कि पाकिस्तान की भूमि है जी, उसमें एंट्री करने के लिए पाकिस्तानियों को चाइना से परमिशन लेनी पड़ती है। ये इस देश की सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता को बेच के इन्होंने ये किया है। और सीपैक में भी देख लीजिए, हर जगह इनका ऑलरेडी बहुत गर्त में गिर चुके हैं। और इसके बाद भी अब प्रधान मिलिटरीली, जो आप खुद ही कह रहे हैं कि रणनीति ऐसी होगी जिसको कि हमको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि इट विल बी एट द प्लेस, टाइम ऑफ आवर चूजिंग, एंड इट विल हर्ट पाकिस्तान द मैक्सिमम। दैट आई कैन अश्योर यू इट्स गोइंग टू हैपन। जी। जनरल चतुर्वेदी, आई हैव नो डाउट। जनरल चतुर्वेदी, अभी आपने चाइना का जिक्र किया जी, वो हमारे जहन में हमेशा आता है, क्योंकि जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो चाइना चाइना बहुत हम देख रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया को आप जितना देखेंगे ना, कुछ तो हास्यास्पद भी लगता है। वहाँ बोलने वाले लोग ही कौन हैं? वहाँ बोलने वाले ऐसे लोग हैं जो कठपुतलियों की भी कठपुतली हैं, और उन तक इतना छन छन कर जाता है जो उनको पता नहीं है। ऐसा लगता है कई बार कि वो रियलिटी से बहुत दूर हैं, और इसीलिए वो मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ स्प्रेड आउट भी होती है। पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होता है कि किस तरह उनकी सरकार जो है, उनकी सरकार है ही कहाँ। वहाँ तो जो सेना जिस पर हाथ रख दे वो सरकार चला रहा है। वहाँ उनका चुना हुआ प्रधानमंत्री जो होता है, जिसको जनता पसंद करती है, उसको जेल में ठूस देते हैं। वहाँ पर जो सेना प्रमुख होता है उसको खुद एक सत्ताधारी की तरह अपनी जगह बचाने के लिए ये रणनीतियाँ चलनी पड़ती हैं। लिहाजा पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, जिसकी वजह से कोई एक दूसरे को वो ब्लेम करते रहे, चाहे जितना करते रहे, लेकिन जब इस तरह आतंक का कृत्य होता है तो सामूहिक जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं। इसलिए कई जगहों पर उनको लगता है कि जिस तरह से बोला जाता है किसी भी दुश्मन देश के मीडिया के द्वारा, ये कहा जाता है कि तो उनका अंदरूनी मामला या इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन व्यावहारिक बात इससे बहुत इतर है। अश्विनी जी, जनरल चतुर्वेदी ने कई बातें बताई हैं, उनसे थोड़ा सा और अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में समझूं उससे पहले मुझे ये एक पहलू बताइए। उन्होंने बताया कि ग्वादर का हो, सीपेक का मामला हो, ये सारी चीज़ें तो हम देखते हैं, लेकिन बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, पीओके में ऑलरेडी पहले से कई आंदोलन चलते रहे हैं, आवाज़ें उठती रही हैं। अंदर से टूट रहा है पाकिस्तान, और ये एक ऐसी चोट है, यानी मान लीजिए कोई किसी में दरारें पड़ी थी, उसमें अब एक जोरदार हैमर पड़ने वाला है और ये बिखर जाएगा। क्या ऐसी स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रवीण जी। देखिए, पिछले कुछ सालों से, और इस पे हमने कल भी चर्चा करी थी, जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान की, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओके बल्तिस्तान का हो, सिंध में आपको आश्चर्य होगा, अभी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने अभी एनल करी है, इससे पहले ये जो पंजाबी जनरल्स का एक पॉलिटिशियंस का प्लान था कि सिंध से पानी को, इंडस का जो सिंधु रिवर का पानी डाइवर्ट करके पाकिस्तान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं, जिनकी को लैंड ओनरशिप जो है पाकिस्तानी जनरल्स के अंडर हैं, 6 कैनाल्स का प्लान था उनका कि इंडस वैली से सिंध को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा के
छह कैनाल्स का प्लान था, रोड मैप था उनका, ताकि वो अपनी जो उनकी लैंड है, लैंड चंक्स हैं पंजाब में, पंजाब प्रोविंस में, उसको फर्टाइल करने के लिए। और उसमें पिछले, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ मीडिया कंट्रोल्ड है, स्टेट कंट्रोल मीडिया है, वो बहुत खबरें बाहर नहीं आती, तो सिंध में उसका बहुत बड़ा आक्रोश है, और ऑलरेडी उधर उस पे इंटरनल रिफ्ट चल रही थी। और लास्टली आपका जो पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का है। सो ये एक टू प्रोंग्ड अप्रोच होना चाहिए, बोथ एट द बॉर्डर्स फ्रॉम आवर साइड, और हमें तो अब बिल्कुल ओवर्टली उसमें कोई डक्का छुपा, कोई कोवर्ट वे में नहीं, ओवर्टली इन सब फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, उनको आर्म करना चाहिए, और उनको फंडिंग करनी चाहिए विदाउट इवन ब्लिंकिंग एन आई। सो वी वांट पाकिस्तान टू बी नॉट ओनली एक्सप्लोड पाकिस्तान, बट वांटेड टू इम्प्लोड फ्रॉम विद इन एज वेल। Yes. तो उसकी जो आपके जो स्टूडियो के छत पे से जो है आतिशबाजी जो है, वो पाकिस्तान के आपके स्टूडियो के छत से जो है वो हमें यहाँ दिखनी चाहिए। वी वांट पाकिस्तान टू नॉट ओनली इम्प्लोड बट एक्सप्लोड एट द सेम पॉइंट इन टाइम। जी, जनरल चतुर्वेदी, एक ये बात भी बहुत सामने आती है कि इतना पीओके बचपन से लेकर आज तक सुनते आए, इतना लंबा समय पीओके पर बात करते रहे, बट एग्जैक्टली पीओके क्या है ये बहुत कम, लेकिन आपकी समझ और उस बारे में जानकारी बहुत गहरी होगी, किसी सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा आपकी समझ होगी। थोड़ा ये पीओके बताएं, इसकी वर्तमान स्थितियाँ क्या हैं, पीओके कितना एक्सेस में है, कितनी दूरी से हम उस पर कब्जा करने की स्थिति में हैं, और पहला एक्शन अगर पीओके पर होता है तो दूसरी सरहद। ये मल्टीपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं कुल मिलाकर जानना पीओके के बारे में जानना चाह रहा हूं। और अगर वहां कोई एक्शन होता है तो दूसरी सरहदें जो हैं उस पर क्या हम डिफेंसिव रहेंगे और एक जगह पर अटैकिंग? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, ये बिल्कुल हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। और आप वहां पे जब जाएंगे अपने लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो आपको बिल्कुल एक फर्क नजर आता है। आप अपने भारत के कश्मीर को देखिए और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। वहां लोग तरस रहे हैं, वो लोग खुद कहते हैं कि इतना डेवलपमेंट इस तरफ हुआ है और हमारी तरफ क्यों नहीं हुआ। एक मदर से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट पाकिस्तान ने पीओके को भी दिया है। और मैं समझता हूं कि जैसा अश्विनी जी भी अभी थोड़ा संकेत दे रहे थे कि इन फॉल्ट लाइंस को वी डोंट हैव टू फाइट अ वॉर टू गेट पीओके, वी कैन गेट इट इवन विदाउट फाइटिंग वॉर। एंड द आर्ट ऑफ वॉर, जो हमारे सुन त्जू ने और चाणक्य ने भी बोला है, इज टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग। सो दीज आर द थिंग्स which we must exercise. We must exploit these fault lines. We must exploit the fault line against Afghanistan and Khyber Pakhtunkhwa जो आप बता रहे थे, बलूचिस्तान is another, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये सब एक ऐसे हैं। बलूचिस्तान भी एक जो पाकिस्तान अपना नाम ही बस पाक उसने रख रखा है, इसमें वहां कुछ भी पाक नहीं है, सब नापाक है वहां पे। तो जो भी वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान भी एक कैप्टन ब्राउन साहब से 1947 में लिखवा लिया कि पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान भी एक इंडिपेंडेंट देश था, जिसको कि उसने करके अपनी गलतियों से और अपनी जो आज भी ये गलत प्रैक्टिसेस से उसने अपने आप को कब्जे में कर रखा है। लेकिन बलूची भी कभी इनके साथ नहीं जाएंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान के जो देशवासी हैं वो भी इनके साथ नहीं रहेंगे। पीओके भी, जो कि अपने आप को जो ये समझते हैं कि वो इनका हिस्सा है, वो भी इनका हिस्सा नहीं है। इतनी फॉल्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान इसीलिए डर रहा है कि क्या क्या अगर भारत नहीं, ये तो वैसे भी नहीं रहना चाहते। हम जब भी बलूचिस्तान के किसी एक्टिविस्ट से बात करते हैं, हम किसी भी एक्टिविस्ट से कहीं किसी भी जिन क्षेत्रों की आपने बात करते हैं, तो वो तो अपने आप को आज़ाद मानते हैं और भारत से सपोर्ट मांगते हैं। वो कहते हैं एक बार सपोर्ट तो कर दो, हम लोग तो तैयार हैं। यानी कि ये तो एक आखिरी चोट भर की बात है। और मुझे याद है हमारे वर्तमान एनएसए साहब, तब एनएसए नहीं थे, अजीत डोभाल साहब, उनका एक बयान बड़ा वायरल होता है। उनसे मुझे भी बड़ा बात करने का मौका मिला उस दौर में, और उसमें एक बात वो हमेशा कहते रहे हैं, बलूचिस्तान एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है, एक छोटी सी चोट की जरूरत है, जो पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा एक तरफ चला जाएगा। मैं इस पर थोड़ा और बात करूंगा। अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपकी बात सुन लेता हूं।
नहीं, पहला स्टेप जो उसके उसके लिए होगा, जो मैं पहले भी और जनरल साहब, ये मेरा, मैं हर फोरम में और सजेशन है, हमें तो अभी बिल्कुल पाकिस्तानी एम्बेसी न्यू दिल्ली के सामने वाली जो बिल्डिंग है, वी शुड, हमें सांकेतिक 4 एम्बेसीज वहां यस। इन एग्जाइल जो है वो एस्टेब्लिश करनी चाहिए, बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनवा। और उसका अभी जो हमारा वर्चस्व है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आई एम श्योर दैट वी विल हैव लॉट ऑफ कंट्रीज हु विल आप जब सपोर्ट, पहले ये हु बात विल बोलते थे सपोर्ट। ना अश्विनी जी, तो कई बार हम लोग अभी मुस्कुराए, जनरल साहब भी मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया, तो तब लगता था कि नहीं कितना व्यवहार, लेकिन आज वो दौर है। इट्स अ वेरी सीरियस सजेशन। मुझे लगता है आज वो दौर आ गया है जब इस पर बिल्कुल विचार होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान ऐसे नहीं मानता तो कैसे जंग को जीता जाए बिना किसी जंग के, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। यह है कूटनीति, और इस कूटनीति के लिए भारत अभी तक आगे नहीं आया क्योंकि किसी के अंदरूनी मामलों में बोलना नहीं चाहता था। पर अब क्या अंदरूनी मामला, वहां अंदर आप हमारे खिलाफ आतंकियों को पालेंगे और हम चुप बैठेंगे। भारत का एक एक बच्चा बच्चा जिसने पहलगाम की घटना के बारे में सुना है, जाना है, वो गुस्से में है, क्रोध में है। आप पूरे सोशल मीडिया को देख लीजिए, अटा पड़ा है, कड़ा जवाब दो, बड़ा जवाब दो, युद्ध होना चाहिए, खत्म कर दो, जैसी बहुत सी बातें चल रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी अहम बात कही है, आपका गुस्सा और हमारा गुस्सा अलग नहीं है। विश्वास करिए, आक्रोश एक ही है, और कल्पना से परे सजा दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है। साथ ही साथ में आतंक की आखिरी जमीन तक को खत्म कर दिया जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट संकेत देती हैं, जो रशिया की तरफ से भी अभी देखिए, आप रूस जो है वो औपचारिक तौर पर बहुत सारी चीज़ों पर टिप्पणियां नहीं करता क्योंकि अपने मसलों में लगा है, लेकिन आज रशिया की तरफ से औपचारिक तौर पर यह बड़ा बयान सामने आया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर ताकतों के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये जो रूस ने सोचा है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो समीकरण होते हैं उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। वी.के. चतुर्वेदी जी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल तो हैं ही, साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वो हमें बता रहे हैं, उनका गहरा अनुभव जो है वो साझा कर रहे हैं। अश्विनी भट्ट कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, उनसे कई बार बात होती रही है, इस विषय को, इस क्षेत्र को बड़े अच्छे से जानते हैं, तो उनसे भी बात कर रहे हैं। जनरल चतुर्वेदी, ये जो रशिया की तरफ से कहा गया, और जब भी इस तरह की कोई भी बात होती है तो रूस, चीन, अमेरिका, तीन ये जो हैं, ये किसके साथ कौन होगा के बड़े समीकरण बनाए जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली ये टाइम हमारे लिए एक ऐसा समय है जब इनमें से तीनों में से, इंक्लूडिंग चाइना, कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत बुरे रिश्तों में हो। रेसिप्रोकल टैरिफ का जितना भी कुछ हुआ, उसके बाद में चीन की भारत से नजदीकियां बढ़ी, और चीन बनिया बुद्धि है, वो पहले अपनी अर्थव्यवस्था सोचता है, बाद में कुछ और सोचता है। साथ ही साथ में रशिया जो है वो भारत के साथ में परंपरागत दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए कह चुका है कि इस तरह की किसी घटना में हम पुरजोर तरीके से साथ में हैं। नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी से अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, हमारी आपकी बात हो रही है, उससे पहले उनकी बात हो चुकी है। ये सारी चीजें क्या इस ओर इशारा करती हैं कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी भारत के पक्ष में है पूरी तरह से? प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की है। भू राजनीतिक जो जियोपॉलिटिक्स है वो भारत के पक्ष में टोटल है, और ये आज से नहीं, ये पिछले 9-10 साल से जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा विश्व में माहौल बनाया है जो कि भारत की विश्वसनीयता आज चरम पर है। भारत को विश्व चाहता है, देसी फ्रेंडशिप विद भारत। भारत को आज अमेरिका भी बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड मानता है। ट्रंप से तो एक अलग रिश्ता भी है प्रधानमंत्री जी का। और रशिया की बात, उस वक्त हिस्टोरिकली मैं कह सकता हूं कि सोवियत यूनियन और आज का रशिया भारत के ऑल वेदर फ्रेंड हैं। चाहे कुछ हो जाए, एक इजराइल और दूसरा मैं कहता हूं रशिया भारत के का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दो ऐसे देश हैं जो हमेशा भारत के साथ रहेंगे। चाइना फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट टुडे इज विद इंडिया, and in any case in 1971 war also China never supported Pakistan. Kargil also, they may have indirectly done something but never directly supported Pakistan, and they will not do it even today. For China, everything is economics. They will not like to get involved in any type of
वॉर, एंड देयरफॉर ये बहुत अच्छा समय है. पाकिस्तान इकोनॉमिकली इज एट द लोएस्ट ebb टुडे. Militarily, their army is hardly professional. They are all engaged in commercial activities. They are Yes. engaged in within inter rivalries within the generals in the army, and also they have been politicized a lot. मैं कल जनरल चतुर्वेदी एक बात कह रहा था, जो आपने बात कही ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, इसको कम लोग जानते, पाकिस्तानी मीडिया तो बोल नहीं पाता है. पाकिस्तान में सेना के जितने अधिकारी हैं, उनका एक काम है, जितना माल बटोर सकते हो बटोर लो, अपने बच्चों को पहले विदेशों में ठिकाने लगा दो, और जैसे ही तुम्हारा काम यहां पर पूरा हो जाए पहली फ्लाइट लेकर भाग लो, यहां पर टिकना नहीं है. यह है सेना, ये पाकिस्तान की सेना है. ये उसका जज्बा क्या होगा समझा जा सकता है. उनके दिमाग में अपने फायदे के लिए क्या चल रहा है, इसको मूर्खतापूर्ण घटना भी आज अश्विनी जी कहा गया है. कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने अपने चक्कर में, अपनी कुछ सोच में ये आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से करवा दिया, और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मूर्खता अब साबित हो रहा है, क्योंकि इसके परिणाम क्या, दुष्परिणाम क्या हो सकते थे, वो शायद सोच ही नहीं पाए होंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, इंटरनल रिफ्ट जो हम पहले भी बात कर रहे हैं, अभी वहां पे जो इंटरनल रिफ्ट उनकी है, दैट इज विद इन आर्मी और पॉलिटिकल सेगमेंट में तो 1947 से उनका इतिहास है. और रिसेंट में जो इमरान खान पीटीआई का और आर्मी का जो बीच में जो टसल रही है, ये पहली बार पिछले 2-3 साल में ऐसा हुआ कि जो वहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन है, उनमें इतनी हिम्मत आई कि वो आर्मी के साथ डायरेक्टली उनकी कॉन्फ्रंटेशन. अभी जो 2 साल पहले जो आर्मी जनरल पंजाब का था, उन कोर कमांडर जो पंजाब प्रोविंस में, जिनके घर में जो ये कभी देखा नहीं गया है कि लोकल पॉपुलेशन वहां उनके घर में गई और उनके फ्रिज से जो है बिरयानी और कौरमे निकाल के सड़क पे खा रहे थे. सो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका विद इन द आर्मी, सो पॉलिटिकल सर्कल और आर्मी का तो हमेशा रहता था, बट पहली बार लोकल पॉपुलेशन और आर्मी का कॉन्फ्रंटेशन पिछले कुछ साल में वो रिफ्ट बहुत वाइड हुई है. सेकेंडली, विद इन द आर्मी, बिकॉज ये जो आसिफ मुनीर ऑल्सो, जिनको मैं मुल्ला मुनीर बोलता हूँ, मौलाना है वो, तो उनकी और उनके जो कोर कमांडर्स हैं, सो जितने भी रिपोर्ट्स और जो एनालिसिस आ रही है वहां से, क्योंकि छन के न्यूज आती है, तो ऐसा एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी, एवरीथिंग इज नॉट रोजी देयर. ये जो आंतरिक राजनीति होती है, इसको लेकर बहुत लोगों में कंफ्यूजन है, और या सच पूछिए तो यहाँ भी जितनी इन्फॉर्मेशन आ पाती है उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है. बट एग्जैक्टली आप मुझे ये बताएं कि यहाँ इमरान खान का स्टेटस, शहबाज शरीफ का स्टेटस, सेना का स्टेटस, ये आज की तारीख में किस स्थिति में है, और कौन है डिसीजन मेकर, या किसके पास डिसिसिव पावर. बेशक शहबाज शरीफ पूरी पार्टियों को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये जितने भी लोग बैठे हैं ये कुछ भी कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल नहीं. देखिए, जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस और इंटरनल रिफ्ट जो है ना, ये 3 pronged है, ये 3 लेवल्स पे है. फर्स्ट लेवल पे उनका रिलीजियस लेवल पे है. सो उनके 32 फिरके हैं, शिया, सुन्नी, अहमदिया. वो एक बहुत बड़ा कादियानी, वो बहुत बड़ा एक फॉल्ट लाइन विद इन पाकिस्तान है. तभी आप देखोगे कि हर हफ्ते, हर 15 दिन में किसी न किसी मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट वहां पे हो रहा है. सो दैट इज वन फॉल्ट लाइन. सेकंड फॉल्ट लाइन इज योर रीजनल फॉल्ट लाइन. सो 4 सूबे जो मेन सूबे हैं उनके, उसमें से 3 सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते. सिंध हो गया, केपी के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हो गया, और पंजाब. सो इनमें जो पहले से जो टसल जो है, वो क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्रिप और जो इकोनॉमी जब पिछले इतने साल से डिक्लाइन पे है, तो वो रिफ्ट्स जो है अब और उभर के आ रही है. और नंबर 3rd रिफ्ट जो है उनका, विच इज बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड बिटवीन द आर्मी. वो तो उनका राइट फ्रॉम डे वन है, जितने कूज आज तक हुए हैं. तो वहां के पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान का जो कमांड होता है, पाकिस्तान का जो बागदौड़ होती है, जो लगाम जो होती है, वहां के आर्मी चीफ के अंडर है. प्राइम मिनिस्टर को तो वो एक इट्स अ पोस्टर बॉय फॉर दुनिया को दिखाने के लिए कि डेमोक्रेसी है करके वहां पे उसका होता है. और मैं अभी आपके जो आपने एक स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हवाले से करी थी, कि आज उन्होंने जो भाषण में उन्होंने बोला, एक
उसकी ओर एल्यूड किया। तो डिप्लोमेसी में और देर आर सर्टन नॉन वर्बल क्यूज। अब प्रधानमंत्री जी मंच से तो ये बोलेंगे नहीं कि मित्रों आज रात को 8 बजे से जो है हम अपने अपने मिसाइल और टैंक खोलेंगे, तो ऐसा। बट उनका जो आज अगर आप एक डिप्लोमेसी का एक क्यूज अगर आप पकड़े, आज उनने नहीं तो बिहार में वो अंग्रेजी में भाषण करना, इट इज नॉट लॉजिकली, ये प्रधानमंत्री इंग्लिश में भाषण नहीं करते, और बिहार में जो लोकल पॉपुलेशन के लिए ऑब्वियसली वो कोई इंटरनेशनल स्टेज तो है नहीं। वहां से उनका इंग्लिश में जो उनका उनका जो भाषण था और एड्रेसिंग टू द होल वर्ल्ड, आई थिंक वी शुड रीड अ लॉट। उन्होंने Between the बहुत lines. बड़ा हिंट दिया है उसके थ्रू। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, जैसे कि हम कल बोल रहे थे, ये शिशुपाल, मुझे वो महाभारत की वो घटना याद आ रही है, कृष्ण और शिशुपाल की। तो 1947 से पाकिस्तान ने शिशुपाल जैसा बिहेव किया है, तो ये मुझे लगता है कि ये शिशुपाल की ये वाली जो कायराना हरकत थी, ये शिशुपाल की वही 99वीं गलती है, ये वही साबित होगी उनके लिए। और पाकिस्तान को आई थिंक दिस इज राइट अबाउट टाइम आपने टू ब्रेक इट बहुत इनटू पीसेस अच्छे से इसको एनालाइज किया, जो मैं जानना चाह रहा था। आप हमेशा ये बात अच्छे से रखते हैं। मैं जानता था आपका समय सीमित है, लेकिन आप रुके, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अश्विनी जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। जनरल चतुर्वेदी मेरे साथ बने हुए, और जनरल चतुर्वेदी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपसे इस पर बात भी करना चाह रहा था। और देखिए ये कितनी बड़ी खबर है, पहले दर्शकों को ये बता देता हूं। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का एक बड़ा दावा है। अब एक तो पूर्व सैनिक का ये दावा है, इसको कितना अहम माना जाएगा, लेकिन भारत के हवाले से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदिल रजा का ये कहना है कि पाक आर्मी चीफ ने ये हमला करवाया है, जनरल असीम मुनीर ने ये हमला करवाया है। एक बार फिर सुनिए, जनरल असीम मुनीर ने ये हमला करवाया है, जिससे वो बचता रहा, भागता रहा। ये बात बहुत साफ है कि वर्तमान दौर में, अभी जो आप सुन रहे थे कि पाकिस्तान के क्या अंदरूनी हालात हैं, वहाँ की सियासत किस तरीके से इस समय चरमराई हुई है, उसमें असीम मुनीर अपने पद को लेकर, या जो फौज में आंतरिक राजनीति चल रही है उसको लेकर परेशान है। और इस सब के बीच में ये कायराना हरकत खुद जनरल असीम मुनीर ने करवाई है। और ये अब भारत तो जानता ही है इस बात को, लेकिन आदिल रजा जो कि एक पूर्व सैनिक है पाकिस्तानी सेना का, उसने इस बात का खुलासा किया है। उसका बड़ा दावा है पहलगाम हमला पाक आर्मी चीफ ने करवाया। जनरल चतुर्वेदी, ये वो खबर है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक तो असीम मुनीर की भूमिका, पाकिस्तानी सेना का क्या ये मूर्खतापूर्ण कदम है, आर्मी चीफ के दिमाग में क्या आएगा, ऐसी कहां से ताकत आ जाएगी कि उसे पता है भारत को छेड़ दो, या किस गलतफहमी में वो बैठा है कि वो अपनी आंतरिक राजनीति, अपनी सेना की उठापटक से बचने के लिए भारत पर ये हमला करके डाइवर्ट करेगा। उसे ये अंदाजा नहीं है कि ये कितना भारी पड़ जाएगा। विंग कमांडर आलोक साय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जनरल चतुर्वेदी, आप अपनी बात पूरी करें। प्रवीण जी, आज तो उनके एक पूर्व सैनिक ने, पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने ये कहा है, लेकिन हम लोगों को कभी कोई शक नहीं था। भारत में इसके बारे में कोई भी दुविधा कभी नहीं रही। हम सबको मालूम था कि जो भी ये होता है वो पाकिस्तान आर्मी कराती है, जनरल आसिम मुनीर करा रहे हैं। इसमें कोई हमारे को सुबह नहीं थी ना हमारे को, और इसीलिए आर्मी शुड बी द टारगेट। नाउ ऑफ कोर्स आर्मी शुड बी द टारगेट, बिकॉज जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है, वो सब आर्मी करा रही है। इनको इक्विप आर्मी करती है, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट आर्मी देती है, इनको इंडक्ट भारत में करने के लिए भी आर्मी के पोस्ट के थ्रू ही आते हैं। So now we have to take the army head on. This has to be action against the Pakistan army, and of course in the जो इनके टेररिस्ट कैंप वगैरह हैं वो सब भी डिस्ट्रॉय होंगे। I have no doubt about it. As far as within the army, जो एक थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, वो जो टर्फ वॉर है वो चल रही है, क्योंकि आसिम मुनीर एक एक्सटेंशन चाहते हैं, और पाकिस्तान में फौज अब बाई प्रॉक्सी रूल करना सीख गई है। अब वो कू नहीं करती, वो अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। अब वो उन्हें मालूम है कि नाम इनका है, एक आदमी बैठा दो अपना, चलेगा, एक आदमी बैठा दो बस, तो वही चल रहा है। और इसीलिए अब वो जो भी आपको हैरान होगी अगर आप जब इमरान खान के टाइम में आर्मी चीफ
का जो एक्सटेंशन था 2 साल का, वो उस वक्त इमरान खान ने खुद साइन किया था। इट इज अनथिंकेबल, बिकॉज वो अपना लेटर बना के लेके गए होंगे और सामने रख दिया होगा कि आप इसको साइन करिए, और एक कॉपी उनको दे आए होंगे उनके ऑफिस में। इस तरह से वहां पे आर्मी की चीफ की प्रधानमंत्री और वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है उनको रूल करते हैं। तो ये जो चीजें हैं बहुत गंभीर हैं। पाकिस्तान आर्मी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इसका इतना बड़ा, उन्होंने इंटरनेशनल जो ओपिनियन आज भारत के पक्ष में आई है, इसके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। वो कभी समझते ही नहीं होंगे कि इस दौरान में अमेरिका भारत का इस तरह से पक्ष लेगा, इजराइल लेगा, यूरोपियन कंट्रीज लेंगी, रशिया लेगा, सब भारत के साथ है। चाइना भी इतने स्ट्रांगली नहीं, लेकिन उसने भी स्टेटमेंट दिया है भारत के पक्ष में। तो ये सब चीजें एक भारत की जो एक आप कहिए कि जो इस वक्त कद है भारत का विश्व में बहुत उच्च स्तर पर है, भारत की इमेज बहुत स्वच्छ है, भारत की विश्वसनीयता बहुत एक्सेप्टेबल है इन द वर्ल्ड। तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों का बहुत महत्व होता है और ये प्रभावशाली होती है। असीम मुनीर सबसे बड़ा अपराधी जनरल है। असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना का मुखिया कह लीजिए, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ। आपने सुना है किसी और लोकतांत्रिक देश में जहां तानाशाही है, वहां या जहां पर सैन्य शासन है, वहां की बात नहीं करता। पाकिस्तान अपने आप को लोकतंत्र कहता है। कितना झूठा लोकतंत्र है पूरी दुनिया जानती है, कैसे आतंकियों का पनाहगाह है पूरी दुनिया जानती है। और असीम मुनीर अपनी कुर्सी बचा रहा है, अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति कर रहा है। यहां पर सेना, जब सेना राजनीति करती है तो हश्र क्या होता है वो भारत उसको सिखाएगा। और जो सेना राजनीति करती है वो लड़ने के लायक भी नहीं रहती है, खोखली सेना होती है, वो बयानबाजियां करती है। बार बार जहां देखेंगे न्यूक्लियर पावर करते। औकात इतनी है नहीं पाकिस्तानी सेना की कि भारतीय सेना के सामने टिकी रह सके। जो चाइना, अमेरिका ये कह कर आज तक बचते रहे थे, वो दुनिया के सारे देश, जो जनरल चतुर्वेदी ने अभी कहा, उसके खिलाफ खड़े हैं, भारत के साथ में खड़े हैं। और भारत ने यह रिश्ता कमाया है अपनी ताकत से। भारत मांगने नहीं गया, भारत ने साबित करा, इकोनॉमिक स्तर पर साबित किया, जरूरतों के स्तर पर साबित किया। जब उनको जरूरत पड़ी तो उनके साथ खड़े रहकर साबित किया। पहले लोग हंसते थे रशिया यूक्रेन में भारत का क्या काम है, अरे ये कहां से क्या करेंगे। आज वो स्थिति है, ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को। आज वो स्थिति है जब भारत इन दो देशों के बीच मध्यस्थ का काम करे। ये दोनों देश चाहते हैं और भारत कर भी रहा है। ये महत्व की बात है, ये भारत की ताकत, भारत की आज की स्थिति है। विंग कमांडर साहब, अभी सबकी नजर वायुसेना पर होगी। हर किसी को लगता है कि बस विमान उड़ेंगे और दनादन कुछ एक एक्शन करके आ जाएंगे। हालांकि मैं शुरुआत में ही कह चुका हूं, जनरल चतुर्वेदी जब हमारे साथ जुड़े थे तभी मैंने कहा था, सेना क्या करती है वो सेना का काम है। सेना की स्ट्रैटेजी 2-4 लोगों के बाहर जानी ही नहीं है। जिसको जो काम चिन्हित होगा वो सेना के भी अन्य लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए इस पर चाहे जितनी बात करते रहिए वो बेमतलब होती है। फिर भी हम ये देख रहे हैं कि सेना का स्ट्रक्चर, एक पाकिस्तान की सेना का स्ट्रक्चर जो अभी जनरल चतुर्वेदी ने बताया, एक भारत की सेना है जिसकी मुस्तैदी, जिसकी शान के बारे में हम खूब जानते हैं। थोड़ा सा बताइए कितनी मुस्तैद है, कितनी ताकत है और किस स्तर तक का हमला हम कर सकते हैं जब हम कहते हैं आतंकियों की आखिरी जमीन भी नहीं छोड़ेंगे और कड़ी से जो कल्पना से परे हो ऐसी सजा देंगे के मायने क्या है? जी प्रवीण जी, देखिए भारतीय वायुसेना शुरू से ही, शांति के समय से ही हमने ऑलरेडी ईयरमार्क करके रखे हुए हैं कि इनके कहां-कहां टेरर कैंप्स है। सिर्फ पीओके में इनके 28 करीब कैंप हैं, वो चिन्हित हैं, जिसमें 8 के आसपास लश्कर ए तौबा का है, जो इसका लश्कर ए तौबा का ही ऑफशूट है जिसने ये काम किया है। तो ये तो तैयारी पहले से करके रखनी पड़ती है, पूरा इसका खाका तैयार करके रखना पड़ता है कि कब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हमें क्या कदम उठाने पड़ेंगे। उस समय हम भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते, प्लानिंग पूरी शुरू से रहती है। अब सवाल यह है कि हमको जा करके मारना है अंदर में जाके मारना है। तो ये देखना, ये अवलोकन करना होगा कि हम किन किन टेररिस्ट कैंप्स को मारना चाहते हैं। पहले वो हमारे सीमा से कितनी दूर पे हैं। हमारे पास जो जहाज हैं अभी लेटेस्ट, उसके अंदर जो एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, उसके डिस्टेंस, उसकी क्षमता कितने किलोमीटर की है, कितने डिस्टेंस तक वो टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि देखिए बालाकोट के समय में हमको मिराज को अंदर भेजना पड़ा था,
बालाकोट के पास भेजना पड़ा था। लेकिन अभी हमारे पास दूसरे तरह के जहाज भी आ गए हैं, रफाल है जैसे। तो रफाल में ये शक्ति है, या और भी हमारे पास दूसरे तरह के ऐसे एयर टू सरफेस मिसाइल्स आ गए हैं, जिसके लिए हो सकता है 300 किलोमीटर तक का अगर टारगेट है तो हमको पाकिस्तान के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल है कि अब सिर्फ 300 किलोमीटर और 250 किलोमीटर के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करने का, जैसा कि राजनीतिक नेतृत्व ने साफ इशारा किया है कि अब हम सिर्फ टेररिस्टों को मारने से काम नहीं चलेगा। ये अब सबको पता चल चुका है कि जब तक हम अंदर में इनके संगठन को नहीं मारेंगे, इनके जनरल्स को नहीं मारेंगे, पाकिस्तान की सेना जो उसमें ज्यादातर पंजाबीज हैं, ये जब तक इनको चोट नहीं पहुंचेगी, हर एक बार जब भी वो आक्रमण हमारे ऊपर हो, हम इनका भी खून बहाएं, तभी इनको डर पैदा होगा। देखिए, भारतीय तो छोड़ दीजिए, अमेरिका का पेंटागन का फॉर्मर एक ऑफिशियल है, माइकल रोबिन, उनका भी एक स्टेटमेंट आया विद इन कोट अनकोट, मैं आपको बता रहा हूं जी। एंड फ्रैंकली इट इज नाउ द ड्यूटी ऑफ इंडिया टू डू टू पाकिस्तान एंड टू पाकिस्तान्स ISI दैट व्हाट इजराइल डिड टू हमास, इट इज टाइम टू वाइप आउट द लीडरशिप ऑफ द ISI। ये अमेरिका का पेंटागन का ऑफिशियल माइकल रूबिन कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया है, ये प्रकाशित हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो ये अब हमारे लीडरशिप को भी समझना पड़ेगा कि वी विल हैव टू मेक देम ब्लीड वेयर इट हर्ट्स देम। अगर हम सिर्फ टेररिस्ट को मारते हैं तो वो हर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि टेररिस्ट मर रहे हैं, उसकी उनको ज्यादा चिंता नहीं होगी। वी विल हैव टू मेक द पाकिस्तान आर्मी ब्लीड, दैट इज द लेसन। मैं जानता नहीं, मैं जानता नहीं, लेकिन दावे से कह सकता हूं असीम मुनीर खुद छुपा छुपा फिर रहा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा, पाकिस्तान की सुरक्षा छोड़िए, वो पहले अपनी सुरक्षा कर रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और डॉक्टर प्रवीण, मैं एक बात और आपको बताऊं कि आप आश्चर्यचकित नहीं होइएगा अगर हमारे कोई एक जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले विगत कुछ महीनों में एक अननोन व्यक्ति आता है और इनके टेररिस्टों के लीडर्स को उड़ा के चला जाता है। ये जो हमारी जो प्लानिंग है वो बहुत गहरी है, और आप आश्चर्यचकित न होइएगा कि हो सकता है कुछ जो आक्रमण है उसमें हमारी सेना भी शामिल नहीं होगी, वो अंदर से ही हम काम करवा लेंगे। मुझे याद है कल भी जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो मेजर जनरल कोचर भी थे, मेजर जनरल और भी अन्य लोग थे, उन लोगों ने जो बात रखी, मेजर जनरल अस्थाना मुझे याद आता है, तो इन दोनों की तरफ से बात आई थी कि बहुत तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं होता। वो दौर चला गया कि जाओ तलवारें लेकर और तोपे लेकर घुस जाओ, वो दौर बहुत दूर की बात हो गई कि सेना आमने सामने खड़े होकर लड़ा करती थी। बहुत तरीके होते हैं, और जनरल चतुर्वेदी ने अभी जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो लड़ाई जो या तो बिल्कुल ना लड़ी जाए और जीत ली जाए, या फिर कम से कम लड़कर जीत ली जाए, वो लड़ाई हुई असली लड़ाई। और ये भारत की हमेशा से एक सोच रही है। हम अपनी आर्मीज को डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, हम अपने मंत्रालय को डिफेंस का मंत्रालय मानते हैं, क्योंकि हम रक्षा में बिलीव करते हैं, हम डिफेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अटैक करने की जरूरत पड़ती है तो भी हम तैयार हैं, जबकि हमने कभी ये पहल नहीं की कि हमने किसी के जमीन में घुसे हों, या कभी किसी जगह पर कुछ चलता रहा हो तो वहां पर हमने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया हो। जनरल चतुर्वेदी, ये एक जो अभी विंग कमांडर साहब बता रहे थे, वो हमेशा, मैंने कल भी जब उनसे बात की थी तो वो हमेशा स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। बड़ा सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है कि वो एक एक लोकेशन वाइज उन चीज़ों को बताते हैं, तो लोग, जो सामान्य लोग, सिविलियंस नहीं समझ पाते युद्ध नीति क्या है, उनको समझ में आता है। जब मैं कहता हूँ डिफेंस, यानी हम रक्षात्मक रूप से रहते हैं, हम कितने आक्रामक हैं। और कई बार मैंने सुना है कि आक्रमण के लिए हमने बहुत तैयार नहीं किया, शायद इसीलिए बजट पर उतना फोकस, क्योंकि हमें किसी पर चढ़ाई तो करनी नहीं है। पर पाकिस्तान जैसा दुश्मन हो तो आक्रमण की जरूरत कभी पड़ सकती है, और देखिए वो दिन आ गया। आक्रमण की तैयारी कितनी? प्रवीण जी, हमारी जो मिलिट्री पैम्फलेट्स होती हैं, जो हमारी सिखलाई होती है, उसमें बताया जाता है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। सो आप अब इतने से समझ सकते हैं कि ऑफेंसिव स्पिरिट हम सब में डे वन से क्रिएट की जाती है, और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज आज भारत की सशस्त्र सेनाओं में बहुत है। एयरफोर्स में, नेवी में, आपको 71 की लड़ाई में मालूम है नेवी ने कराची
जो उनका पोर्ट था उसको किस तरह से बंदरगाह को तबाह कर दिया था, वो ऑफेंसिव एक्शन का था। किस तरह से हमने ढाका का, जिसमें न्याजी साहब छुपे हुए थे, हमारी एयरफोर्स ने किया था, किस तरह से मेघना को हमने क्रॉस करके उस तरफ पहुंचे थे। तो ये सब ऑफेंसिव स्पिरिट और ऑफेंसिव एक्शंस के ही पार्ट हैं। और मैं समझता हूं कि उसमें, लेकिन मेरे ही जो अपनी सोच है, मैं समझता हूं वो लास्ट स्टेज है। आर्म फोर्सेस आर द लास्ट बेशन फॉर द नेशन एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू फेल द नेशन। द स्टेक्स आर सो हाई। When armed forces are employed, then the nation has total trust in them, and armed forces have to come up उस स्तर पे, उनको विश्वास को, राष्ट्र के विश्वास को पूरा करना पड़ेगा। तो ये है, और इसलिए मैं समझता हूँ वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमारे पास बहुत कुछ है। अभी विंग कमांडर साहब एयरफोर्स की एबिलिटी बता रहे थे। वी डोंट नीड टू हैव टू क्रॉस द बॉर्डर, वी कैन डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ दीज टेररिस्ट कैंप being with this side of the border only by firepower. It can be, and we can take the satellite pictures and show it to the world that they have been destroyed. But this time it has to be beyond that. There has to be something which hurts Pakistan beyond that. And I'm sure the armed forces are working, the Ministry of Defense is working on it. Our Prime Minister is thinking on these lines. And Pakistan must understand this, कि आज वो जुगलर वेन की बात कर रहा है, आज उसने एक शेर को छेड़ा है, तो उसके ऊपर अच्छी तरह से पार होगा, इसमें मेरे को कोई भी शक नहीं है। लेकिन रणनीति के बारे में इस वक्त हम बात असीम मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, असीम मुनीर ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोमड़ी वाला काम किया। लोमड़ी वाला काम करने के चक्कर में उलझ गया। जब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए राष्ट्र को स्टेक पे लगा दे, इससे गंदी हरकत क्या हो सकती है? उसने पूरे पाकिस्तान को स्टेक पर लगा दिया अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और भारतवासी सदैव सेवा परमो धर्मा, हमारा राष्ट्र प्रथम, इस भावना से जीते हैं। ये केवल मैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बारे में नहीं कहता, मैं भारतवासियों के लिए कह रहा हूं। यहाँ पे खुदीराम बोस 17.5 साल का बच्चा, वो जो कि उसको फांसी पे लटकाने के लिए 6 महीने वेट करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। ये ऐसे लोग यहाँ पर हैं, और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैकड़ों, हजारों, और कोई कमी नहीं है आपको। तो ये जो वैसा देश है, इस देश के लिए मैं तो कहूंगा कि इसकी सुरक्षा, इसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसकी सोवरेनिटी, जब तक भारत में भारतवासी इस मूल मंत्र के साथ जिएंगे, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जिएंगे, बिल्कुल सुरक्षित है। भारतीय सेनाएं सक्षम हैं, सशक्त हैं, और वो पूरी तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। और ये मुझे कोई शक नहीं है कि ऑफेंसिव एक्शन भारतीय सेना के खून में है। डिफेंस हमारी रणनीति हो सकती है, लेकिन ऑफेंसिव एक्शन की कोई कमी नहीं। जी, आप मेरे साथ लगातार बने रहे जनरल चतुर्वेदी, आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन विंग कमांडर सहाय, अभी आपसे तो मुझे बहुत बात करनी है, अभी पूरी रणनीति समझेंगे आपसे, आपका समय और लिया जाएगा। लेकिन जनरल चतुर्वेदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए। एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो असीम मुनीर के उस डर की भी बात करेंगे। डरपोक असीम मुनीर, पाक सेना का वो मुखिया जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपनी सेना के साथ जद्दोजहद कर रहा है। पहली चीज, वो मुखिया जिसने राजनेताओं की राजनीति में अपनी कठपुतलियों को बैठाया, जो उसके खिलाफ था उसको जेल में ठूस दिया। ऐसा आदमी अपने लिए कुछ करते हुए पूरे देश को स्टेक पर लगा देता है। इतना खतरनाक काम ये असीम मुनीर ने किया है, और भारत तो इस बात को जानता ही था। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने भी इस बात का खुलासा कर दिया कि इस आतंकी हमले के पीछे कोई और नहीं, असीम मुनीर ही है।